हाय एवरीवन, कैसे हो आप। अम्मू एंड रिया के चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं एक न्यू वीडियो के साथ आऊँगी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में इन डिटेल्स में बताने के लिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन्हीं 4 टॉपिक्स के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँगी इंश्योरेंस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग के पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं इस वीडियो को। हम बात कर रहे थे इंश्योरेंस के बारे में। एक व्यक्ति को मतलब उसके और उसके फैमिली के लिए जो इंश्योरेंस उसके लिए ज़रूरी है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। इंश्योरेंस में पहला इंश्योरेंस आता है लाइफ इंश्योरेंस, जिसे टर्म प्लान कहा जाता है, जिसे डेथ कवर भी कहा जाता है। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग नाम, बट इसका सारा मतलब तो एक ही है। अगर कोई व्यक्ति जो जॉब करता है, जो बिजनेसमैन है, अगर उसने लाइफ इंश्योरेंस लेके रखा है और जैसे कि कुछ सालों बाद उनकी मौत हो जाती किसी वजह से, उनके फैमिली को कोई मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस से न गुजरे, इसलिए ये जो इंश्योर्ड, जो उनके मरने के बाद इंश्योर्ड अमाउंट होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी उनकी फैमिली को ये बेनिफिट दिया जाता है। अगर आप सोचते हैं कि इंश्योरेंस बहुत महंगा है तो आप गलत सोच रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर कोई व्यक्ति की उम्र 30 से 35 साल के बीच में है और उसने सोचा है कि उसे इंश्योरेंस लेना चाहिए 50 लाख का, इसका जो सालाना जो उसको इन प्रीमियम पड़ेगा वो कुछ 5 से 6 हज़ार के बीच में पड़ेगा। मतलब ये 5 से 6 हज़ार तो ये सालाना हुआ, तो महीने का पड़ता है कुछ अराउंड 500 रुपीज़, जो कि 500 रुपये। और आप इस 500 रुपये प्रति महीने भरकर अपने फैमिली को आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं 50 लाख रुपए का। इससे अच्छी बात आपके लिए क्या हो सकती है। और एक बात बताना चाहूँगी, जैसे कि प्लीज़ इसमें आप रिटर्न्स मत एक्सपेक्ट करिएगा कि आप 500 रुपये भर रहे तो आपको उसका 500 रुपये मिलना चाहिए। आपको अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए 50 लाख आपके मरने के बाद दिया जाता है। इससे अच्छी प्रोटेक्शन आपको कोई और चीज़ नहीं मिलेगी। अगर आप सोचते हैं कि आपको इंश्योरेंस कौन से कितने अमाउंट का करवाना चाहिए, मैं एक एग्जांपल द्वारा आपको बताना चाहूँगी। अगर आपका सालाना इनकम जो है 10 लाख है फॉर एग्जांपल, इसका जो है 20 गुना या 25 गुना आपको ज़्यादा अमाउंट करवाना चाहिए। मतलब जैसे कि 10 लाख का 20 गुना होता है 2 करोड़ रुपए, तो आपको सम एश्योर्ड करना है इंश्योरेंस के लिए 2 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपए। इसी के साथ आपको हर 5 साल में आपके एश्योर्ड अमाउंट को एडजस्ट भी करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि महंगाई हर साल बढ़ते जाती है, तो ऐसा ना हो जाए कि आपने जो सम एश्योर्ड किया उसका वैल्यूएशन कम हो जाए। हो सकता है कि अभी के लिए वो 2-2.5 करोड़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हो, बट वो 15 से 20 साल बाद उसका वैल्यूएशन जो है इस पैसे का कम भी हो सकता है। तो इसी प्रकार आपको हर 5 साल में उसको अमाउंट को, आप एश्योर्ड अमाउंट को एडजस्ट कर लीजिएगा आपके हिसाब से। अगर आप चाहें तो इंश्योरेंस जो है अलग अलग कंपनी से भी ले सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपको HDFC से लेना है, ICICI से लेना है, बजाज से भी लेना है, तो तीनों आप कंपनी से इंश्योरेंस को ले सकते हैं। या फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल द्वारा समझाना चाहूँगी, अगर एक मल्टीपल कंपनी से इंश्योरेंस करवा लेते हैं और उस इंसान की अगर मौत हो जाती है कुछ सालों बाद, तो उसकी फैमिली जो है वो तीनों कंपनी से अपना क्लेम ले सकती है और तीनों कंपनी उस फैमिली को पूरे सम जो एश्योर्ड किया था इंश्योरेंस में, वो तीनों कंपनी उस फैमिली को दे देगी। इसी के साथ आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात भी बताना चाहूँगी। अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो प्लीज़ अपने फैमिली को इसके बारे में बताइएगा, आपने कहाँ से आपने इंश्योरेंस लिया है, कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस लिया है। ज़रूरत इंश्योरेंस में से जो दूसरा इंश्योरेंस आता है वो है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जो हर एक आपके घर के सदस्य को लेना चाहिए। एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाना चाहूँगी। अगर एक व्यक्ति ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और कुछ दिनों बाद वो बीमार पड़ जाता है और उसे हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, और चाहे वो 3 दिन के लिए हो, 4 दिन, वो कितने भी दिन के लिए बीमार पड़ सकता है। इसमें क्या होता है कि उसके जो भी बिल्स होते हैं, मेडिकल बिल्स, वो जो भी बिल्स आते हैं वो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी होती है वो उसका पेमेंट कर देती है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो सेविंग है, सेविंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं गिरता है, ये पूरा जिम्मा पूरा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ले लेती है।
अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर पॉलिसी आप ले लेते हैं तो उसको आपको चेक भी करना है कि कितने दिन बाद ये एक्टिवेट होता है। हो सकता है कि कोई कोई कंपनी का पॉलिसी 2 दिन में एक्टिवेट हो जाता है, या प्रेजेंट डे से ही एक्टिवेट हो जाता है जिस दिन से आपने इस पॉलिसी को लिया है। कोई कोई पॉलिसी 15 दिन बाद, 30 डेज बाद एक्टिवेट होता है। तो इस पर बहुत ध्यान से आपको चेक करना है कि इसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, सो इसके साथ आपको एक फैसिलिटी भी मिलती है जो कि है कैशलेस फैसिलिटी। इस कैशलेस फैसिलिटी का क्या मतलब है मैं बताती हूँ। आपको हेल्थ इंश्योरेंस वाले एक कार्ड देते हैं जिसको बोलते हैं कैशलेस कार्ड। इस कार्ड का क्या यूज़ होता है कि अगर कल जाकर कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाता है, सो उसे क्या करना है कि उसको कोई बिल पेमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। इस कैशलेस कार्ड से जो भी मतलब बिल जनरेट होगा हॉस्पिटल का, वो इंश्योरेंस कंपनी वाले वो क्लेम कर देंगे या पे कर देंगे। और एक इसमें है कि कोई कोई हॉस्पिटल्स जो है कैशलेस कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो उस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज होने पर पेमेंट खुद से करना रहता है, और बाद में उसे ये जो भी बिल्स जनरेट हो जाते हैं हॉस्पिटल के, ये सारे मेडिकल बिल्स को एक फाइल करके, इसमें क्या होता है हॉस्पिटल वाले भी हेल्प कर देते हैं प्रोसेस करने में। ये सारा डॉक्यूमेंट्स उनको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करना रहता है। इसके बाद क्या होता है कि वो जो पेमेंट है एक 30 to 45 डेज का प्रोसेस होता है, वेरीफाई करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस वाले, और जो भी अमाउंट बनता है उसको मतलब रिटर्न कर देते हैं उस बेनिफिशियरी को। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हैं तो इसमें मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ कि आपको कितने अमाउंट का इंश्योरेंस करवाना चाहिए। तो जैसे कि अगर कोई एक व्यक्ति है 30 से 35 इयर्स का, एक एज का व्यक्ति को हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसका अगर मिनिमम उसने सोचा है कि उसको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए, तो उसका प्रीमियम जो है उसके हिसाब से, उसके एज के अकॉर्डिंग जो होता है वो 500 रुपये प्रति महीने का उसका प्रीमियम बनता है। मतलब सालाना कुछ मतलब हो जाता है कि उसका 5 से 6 हज़ार के बीच में उसका पूरा एनुअल उसका अमाउंट होगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो आपका प्रीमियम है, ये इसके अलग अलग स्लैब्स होते हैं। हर 5 साल में ये जो स्लैब है इसका प्रीमियम चेंज होता जाता है। जैसे कि अभी जो 30 से 35 के एज के लिए उसका 500 पर मंथ है, हो सकता है कि वो 35 से 40 के बीच में जाए तो उसका प्रीमियम बढ़ सकता है। इसमें हर 5 साल में प्रीमियम बढ़ता है। बट और एक बात बताना चाहूँगी, अगर आप इंश्योरेंस की बात करती हूँ जो कि लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें जो है एज कितना भी मतलब आगे बढ़े, जब अगर समझिए आपने 30 के एज में हेल्थ मतलब लाइफ इंश्योरेंस ले लिया है और उसका जो प्रीमियम पड़ता है 500 रुपये प्रति महीना, तो ये जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है ये सेम रहेगा, आप कितने भी साल हो जाए लाइफ टाइम के लिए सेम प्रीमियम होगा। बट ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम जो है एवरी 5 इयर्स में चेंज होता जाता है। तो ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ध्यान से पढ़ के आपको लेना चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे जो सही लगा अमाउंट एश्योर होना चाहिए एक बंदे को, वो 5 लाख मिनिमम अमाउंट है। 30 से 35 के एज के हिसाब से मैं बता रही हूँ। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट में कितना आप अमाउंट को जो एश्योर कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। बट प्रत्येक सदस्य, आपके घर में जितने भी लोग हैं, उनका सबका हेल्थ इंश्योरेंस रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा कि आपके सेविंग पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कल जाके कोई इंसान बीमार होता है आपके घर पर और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, सो उसे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरा जो टेंशन है, वो आपका जो बर्डन्स है, वो सारा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ले लेती है अपने ऊपर। मैं तीसरा इंश्योरेंस जिसके बारे में बात करना चाहूँगी जो कि है क्रिटिकल इलनेस कवर। इस इंश्योरेंस में क्या होता है कि इसमें एक लिस्ट ऑफ बीमारियाँ होती हैं जो गंभीर बीमारियाँ होती है एक इंसान को। सो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी व्यक्ति को डायग्नोस करने में पता चला उसे कैंसर है, या उसका लीवर फेलियर हो गया और वो लास्ट स्टेज पर है, लंग फेलियर, अगर ब्रेन सर्जरी करवानी पड़ी, और हो सकते हैं इनकेस कभी ऐसा हो गया कि पूरी किसी एक्सीडेंटली मतलब एक्सीडेंटली जल गया हो उनका बॉडी,
किसी एक्सीडेंट में, तो 3rd डिग्री बर्न्स भी इसमें कवर होते हैं। सो एक लिस्ट है जिसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ पढ़ना रहेगा उसमें, और अलग अलग कंपनी का अलग अलग लिस्ट है। सो देख के आप लीजिएगा क्रिटिकल इलनेस कवर, और इसे राइडर के तौर पर आप लाइफ इंश्योरेंस के साथ इसे ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे अलग से भी ले सकते हैं, बट अब जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस ले लेंगे तो इसे भी राइडर के तौर पे एक एड ऑन ले लीजिएगा इसे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने लाइफ इंश्योरेंस का कवर लिया है 50 लाख रुपीज़ का, जो कि उसका पर मंथ का आपको प्रीमियम पड़ता है 500 रुपीज़ मान लीजिए। सो अगर आप इसमें एक एड ऑन ले लेते हैं क्रिटिकल इलनेस का कवर भी, सो इसका प्रीमियम कुछ ज़्यादा नहीं होगा। आप 200 रुपीज़ इसमें ऐड करके क्रिटिकल इलनेस कवर भी आप इसके साथ में एज अ राइडर ले सकते हैं। अब जैसे कि आप सोचते हैं कि इसमें कितना सम एश्योर करना चाहिए क्रिटिकल इलनेस कवर के लिए, कितने अमाउंट का आपको ये इंश्योरेंस करवाना चाहिए। सो मेरे हिसाब से मिनिमम मैं सोचती हूँ कि इसमें 30 लाख टू 50 लाख का आपको सम एश्योर करना चाहिए। जैसे क्योंकि ये ऐसा मतलब क्रिटिकल इलनेस में ऐसी बीमारियाँ कवर होती है, बहुत गंभीर बीमारियाँ होती है, इसमें बहुत समय लगता है, पैसा लगता है, और इसमें इमोशनली मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कैंसर की, किसी व्यक्ति को कैंसर की बीमारी हो जाती है, सो उसके ट्रीटमेंट के लिए वो 10 दिन का ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई मतलब शॉर्ट टर्म के ट्रीटमेंट में नहीं होता कि एडमिट हो गए ठीक होके आ गए। इसमें स्टेप्स होते हैं कि आपको थेरेपीज के लिए जाना पड़ता है, उसके डायग्नोस्टिक के पैसे लग जाते हैं, और मेडिसिन जो बहुत कॉस्टली मेडिसिन उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये सारे चीज़ों को कवर करने के लिए क्रिटिकल इलनेस का कवर रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो और एक बात इसमें एक अच्छी क्या है कि अगर मतलब आप कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो इसमें आपको जो पैसा जो सम एश्योर्ड किया जाता है इंश्योरेंस वाले या आपको देते हैं, ना कि हॉस्पिटल वालों को। से इसमें क्या होता है कि आप अपने ट्रीटमेंट को जहाँ चाहे वहाँ पे करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं और वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। जो नेक्स्ट इंश्योरेंस की बात आ रही है इसका नाम है डिसेबिलिटी कवर। इसको आप लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक एड ऑन के या राइडर के तौर पे ले सकते हैं। इस इंश्योरेंस में क्या होता है कि कोई मतलब व्यक्ति अगर एक्सीडेंटली डिसेबल्ड हो जाता है, और पार्शियली डिसेबल हो सकता है या परमानेंटली भी डिसेबल हो सकता है, सो इस टाइम पे वो इंसान कैसे क्लेम कर सकता है इस पॉलिसी में, और जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं इस पॉलिसी में वो बताऊंगी। मान लीजिए कि वो उस इंसान का एक्सीडेंट हो गया है आज के दिन पर। सो इससे आज के दिन से लेकर 180 डेज तक अगर उस दौरान अगर वो डिसेबल हो जाता है, सो वो व्यक्ति इस डिसेबिलिटी कवर का क्लेम कर सकता है। मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 24 लाख का कवर किया है डिसेबिलिटी कवर। सो अगर वो एक्सीडेंटली डिसेबल्ड हो जाता है, 180 डेज में पाया जाता है कि वो डिसेबल्ड है, सो वो कंपनी के पास कैसे क्लेम करेगा कि वो कंपनी क्या करेगी, उसको डिसेबल जैसे ही पता चलता है कि वो डिसेबल्ड हो गया है तो इसे हर महीना एक अमाउंट जो है दिया जाता है। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो 24 लाख है और इसको 10 साल में डिवाइड किया जाता है, मतलब 10 साल में होता है 120 मंथ्स। तो 24 लाख को 120 मंथ से अगर डिवाइड किया जाए तो प्रति महीना 20,000 रुपये इस जो पॉलिसी होल्डर है उसको कंपनी दे देगी। आप सोच रहे होंगे कि इस डिसेबिलिटी कवर को कितना अमाउंट आपको एश्योर करना चाहिए। सो मेरे हिसाब से मैं बताऊँ कि डिसेबिलिटी कवर जो लाइफ इंश्योरेंस के साथ में आप एड ऑन लेना चाहेंगे, इसका भी आप मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं 25 लाख से, और जो मैक्सिमम लिमिट है इसको आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक कैप लिमिट होता है कि आपको कम मतलब 2 करोड़ या 2-2.5 करोड़ का इसमें लिमिट है, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा कौन से कंपनी का आप ले रहे हैं। और एक इसमें बेनिफिट ये है कि जैसे कि अगर वो पर्सन जो है डिसेबल हो जाता है, सो इसमें क्या होगा, जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी है, आपने इसमें क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस भी लिया होता है और इसमें वो एड ऑन के तौर पे डिसेबल कवर भी लेते हैं। सो लाइफ इंश्योरेंस ये जो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के जो कंपनी वाले हैं, आपको कोई भी प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सब जो है कंपनी देख लेती है बाद में। हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए, अगर आपने अपने फैमिली के लिए चारों कवर्स जो है इंश्योरेंस कवर है आपने कवर कर लिया हो, सो आप अपने फैमिली को एक कंप्लीट सिक्योर्ड लाइफ दे सकते हैं। आपको अपने सेविंग्स पे मतलब कोई टेंशन आपको रखने की ज़रूरत नहीं और एक कंप्लीट प्रोटेक्शन के अंदर।
सो अब मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।